लॉर्ड डलहौजी, ये नाम सुनते ही दिमाग में दो तस्वीरें आती हैं। एक तरफ वो इंसान जिसने भारत में आधुनिकता की नींव रखी, और दूसरी तरफ एक ऐसा क्रूर साम्राज्यवादी जिसके फैसलों ने पूरे देश को हिला के रख दिया। सिर्फ 8 साल के अपने कार्यकाल में इस एक शख्स ने भारत का नक्शा और तकदीर दोनों ही बदल डाले। तो सवाल यह है कि हम उन्हें कैसे याद रखें, एक दूरदर्शी निर्माता के तौर पर या फिर एक ऐसे शासक के तौर पर जिसकी नीतियों ने 1857 की क्रांति की आग को भड़का दिया। तो चलिए आज डलहौजी की इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे उनके सुधार और विस्तार की नीतियां असल में एक ही सिक्के के दो पहलू थे, और कैसे भारत को आधुनिक बनाने वाले उनके काम ही आगे चलकर एक बड़े विद्रोह की वजह बन गए। डलहौजी की पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम उनके विरोधाभासी कामों से शुरू करेंगे और फिर उनके कार्यकाल का एक-एक करके पूरा विश्लेषण करेंगे। तो पहला हिस्सा, विरोधाभास की विरासत। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 तक का। ये भारत के लिए एक बहुत ही तूफानी दौर था। एक तरफ तो मॉडर्नाइजेशन की तेज रोशनी थी, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का घना अंधेरा भी था। डलहौजी की विरासत के इन दो चेहरों को जरा देखिए। एक तरफ वो एक मॉडर्न प्रशासक है जो रेलवे और टेलीग्राफ के जरिए भारत को जोड़ रहा है, और दूसरी तरफ वही डलहौजी एक एक करके भारतीय रियासतों को निगलने वाला एक साम्राज्यवादी शासक भी है। और सच कहें तो यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो चलिए सबसे पहले डलहौजी के उस चेहरे को देखते हैं जिसने भारत को मॉडर्न बनाने का काम किया। डलहौजी को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर इतने बड़े भारत को कंट्रोल करना है तो उसे आपस में जोड़ना बहुत जरूरी है, और इसी सोच के साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू किया। आप जरा बदलाव की रफ्तार देखिए। सिर्फ 2 साल के अंदर भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और मॉडर्न डाक व्यवस्था की नींव रख दी गई। साल 1853 में जब बंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली तो उसने सिर्फ पटरियों पर सफर नहीं किया, बल्कि देश के भविष्य की दिशा भी तय कर दी। लेकिन इन सुधारों के पीछे की कहानी कुछ और थी। रेलवे सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थी, बल्कि उसका असली मकसद था सेना को तेजी से विद्रोह वाली जगहों पर पहुंचाना, कच्चा माल बंदरगाहों तक और ब्रिटिश माल भारतीय बाजारों तक पहुंचाना। टेलीग्राफ ने तो 1857 के विद्रोह को कुचलने में बहुत अहम भूमिका निभाई, और डाक व्यवस्था ने ब्रिटिश कंट्रोल को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया। मतलब हर सुधार के पीछे साम्राज्य को मजबूत करने का एक छिपा हुआ एजेंडा था। तीसरा हिस्सा, राज्य और समाज में सुधार। डलहौजी का आधुनिकीकरण सिर्फ ट्रेन और तार तक ही नहीं रुका। उन्होंने शासन, शिक्षा और समाज के पूरे ताने बाने को ही बदलने की कोशिश की। उन्होंने PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाकर सड़कों और नहरों का जाल बिछाया। सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत की। 1854 में वुड्स डिस्पैच लाया गया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों का भी समर्थन किया। ये सभी कदम भविष्य के लिए बहुत ही दूरगामी साबित हुए। लेकिन जैसा हमने कहा, हर उजले सिक्के का एक स्याह पहलू भी था, और डलहौजी के केस में वो स्याह पहलू था उनकी विस्तारवादी नीतियां, जिसका सबसे खतरनाक हथियार बना व्यापकता का सिद्धांत, या जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। अब ये सिद्धांत क्या था? बिल्कुल सरल शब्दों में समझिए। अगर किसी भारतीय राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। गोद लेने की जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा थी, उसे एक झटके में गैरकानूनी बना दिया गया। ये भारतीय शासकों की आज़ादी पर एक सीधा हमला था। और इसका नतीजा था विलय की एक लहर। सतारा, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गईं। और तो और अवध जैसी बड़ी रियासत को 1856 में कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। इन सब वजहों से भारतीय शासकों में डर और गुस्से की आग फैलने लगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों बातें, ये आधुनिकीकरण और ये साम्राज्यवाद, आपस में जुड़ी कैसे थीं? कैसे डलहौजी के सुधारों ने ही उस विद्रोह की जमीन तैयार कर दी जो 1857 में भड़का? यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हर सुधार के पीछे एक औपनिवेशिक मतलब छिपा था। सुशासन का नारा देकर अवध की उपजाऊ जमीन पर कब्जा किया गया। प्रशासनिक दक्षता का असली मतलब था ब्रिटिश कंट्रोल को और ज्यादा मजबूत करना।
और सामाजिक प्रगति के नाम पर लाए गए कानूनों ने कहीं न कहीं भारतीय परंपराओं पर हमला किया। ये दरअसल प्रगति की आड़ में शोषण था। और फिर 1856 में अवध पर कब्जा वो आखिरी चिंगारी साबित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बहुत बड़ी संख्या में सिपाही अवध से ही आते थे। जब उनके अपने घर, अपने राज्य पर कब्जा हो गया तो उन्हें अपनी जमीनें और अपने अधिकार खोने का डर सताने लगा। डलहौजी की नीतियों का सीधा असर अब आम सिपाही पर पड़ने लगा था और यही 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो चलिए अब डलहौजी के कार्यकाल का एक सार निकालते हैं, खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम सभी मुख्य बिंदुओं को एक साथ देखेंगे। आइए एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। 1853 में पहली रेलवे लाइन, 1854 का वुड्स डिस्पैच, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, झांसी और नागपुर का विलय, और सबसे आखिर में 1856 में अवध का विलय, जो विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना। ये सारी बातें परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। ये कथन डलहौजी के असली मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। उनका लक्ष्य सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि वो पूरे भारत को एक ऐसे मॉडर्न, सेंट्रलाइज्ड राज्य में बदलना चाहते थे जिसकी कमान पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में हो। उनका हर सुधार और हर विलय इसी एक अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के लिए था, ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत से और मजबूत करना। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी की विरासत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रगति और नियंत्रण को कभी एक दूसरे से अलग किया जा सकता है? क्योंकि सच तो ये है कि जब रेलवे की पटरियां बिछ रही थीं तो साथ ही साथ गुलामी की जंजीरें भी मजबूत हो रही थीं। यह एक ऐसा सवाल है जो औपनिवेशिक इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है।